हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। मैं हूं आपकी मैम प्रेरणा शर्मा और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 5th इंग्लिश का यूनिट नंबर 9 का लेसन अराउंड द वर्ल्ड, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। येस्टरडे ओनली आई गॉट अ कमेंट फ्रॉम वन ऑफ द स्टूडेंट जिन्होंने मुझे ये बताया कि मैम अराउंड द वर्ल्ड के टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चन आंसर्स का प्रॉब्लम है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। और फिर मैंने बाद में चेक किया कि बाय मिस्टेक ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर छूट गया था। सो लेट अस कंप्लीट इट फास्ट सो दैट इट कैन हेल्प यू इन योर फाइनल एग्जाम्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन 1, विच ट्राइब ऑफ रेड इंडियंस अटैक्ड द ट्रैवलर्स? आंसर, द सियोक्स ट्राइब ऑफ रेड इंडियंस अटैक्ड द ट्रैवलर्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, विच वॉज द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ देयर जर्नी? जहाँ पे हमारी ट्रेन मतलब इनकी ट्रेन ट्रैवल कर रही थी। द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ देयर जर्नी वॉज 7,524 फीट अबव द सी लेवल। देन द क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द ट्रेन स्टॉप द फर्स्ट टाइम? तो ट्रेन टोटल 3 बार रुकी थी और पहली बार वो कब रुकी थी? जब ट्रेन के रास्ते पे हर्ड ऑफ बफेलोज आ गया था। द ट्रेन स्टॉप्ड द फर्स्ट टाइम when a herd of buffaloes began to cross the railway track. Then question number 4, how many days would it take for the train to reach New York? So the answer here is the train would take 7 days to reach New York. उसके बाद है question number 5, tick the correct answer. Question है the first time the train stopped because अभी हमने देखा a herd of buffaloes was passing. अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है कि बफेलोस प्लूरल लिख रहे हैं लेकिन वॉस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि प्लूरल के साथ तो हम वर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक ग्रुप ऑफ बफेलोस के बारे में बात कर रहे हैं, अ हर्ड। क्योंकि हमने अ लिखा है इसीलिए हम वॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं और यही है करेक्ट आंसर। सेकेंड टाइम ट्रेन कब रुकी थी? जब इनका ट्रेन ब्रिज में से क्रॉस हो रहा था, क्योंकि सामने वाला सस्पेंशन ब्रिज टूटा हुआ था और ये ट्रेन क्रॉस नहीं कर पा रही थी, तब रुकी थी। तीसरी बार ट्रेन तब रुकी थी जब रेड इंडियन ट्राइब्स ने उनका रास्ता रोक लिया था, ट्रेन को रोक लिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द ब्रिज फेल विथ अ क्रैश इनटू द रिवर। कब हुई थी ये वाली घटना? सो आंसर इज आफ्टर द ट्रेन हैड पास्ड, द ट्रेन वॉज स्टिल ऑन, या फिर बिफोर। So the answer is after the train had passed through. जब ट्रेन ब्रिज के ऊपर से निकल गई थी उसके बाद ब्रिज क्रैश होके नीचे नदी में गिर गई थी। After that question is match the following words with their meaning. तो halted का क्या मतलब है? halted मतलब कहीं पे स्टॉप करना। पैसेंजर्स का मतलब जो बस में, ट्रेन में, कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं, पीपल ट्रैवलिंग इन बस, ट्रेन एक्सेट्रा। डिफेंडेड अपने आप को बचाना, दैट इज प्रोटेक्ट फ्रॉम एन अटैक, प्रोटेक्टेड फ्रॉम अटैक। उसके बाद है शडर्ड मतलब बहुत जोर का आवाज करना, ट्रम्बल्ड और शुक वायोलेंटली। सेवरल ओकेशंस मतलब कई बार, मैनी टाइम्स। इंटरप्शन किसी चीज में बाधा डालना, ब्रेकिंग ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ समथिंग। एंटायरली इसका मतलब है कंप्लीटली, पूरी तरीके से। उसके बाद है वर्ड बिल्डिंग। Read the following sentence. The train steamed forward at full speed. The train headed for the steep mountains. यहाँ पे steam का मतलब ही है ट्रेन का चलना स्टार्ट होना और headed का मतलब ही है ट्रेन का चलना शुरू होना। Now you will write 5 more such words from the lesson. So such 5 more words are crossed, halted, passed, reversed, shrugged. ये सब ट्रेन से रिलेटेड वर्ड्स थे हमारे लेसन में। द ट्रेन क्रॉस्ड, द ट्रेन हॉल्टेड, द ट्रेन पास्ड थ्रू, द ट्रेन रिवर्स्ड बैक एंड द ट्रेन श्रग्ड। उसके बाद है क्वेश्चन 2, फ्रॉम द टेक्स्ट फाइंड 3 मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लाइक द वन गिवन बिलो। जैसे स्टीप माउंटेन, यहाँ पे माउंटेन की क्वालिटी बताई गई है तो ये है डिस्क्राइबिंग वर्ड। वैसे ही डीप कैनियंस, हेयर रेजिंग कर्व्स, ऐसे ही और कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स थे। फ्रेंच पैसेंजर, ऐसे पैसेंजर जो फ्रांस कंट्री को बिलोंग करते थे, फ्रेंच पैसेंजर। देन रॉकी माउंटेन्स, पत्थरों से भरे हुए माउंटेन्स। उसके बाद मैक्सिमम स्पीड, स्पीड कैसा था? मैक्सिमम था, सबसे ज़्यादा था। सो दीज आर सम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स।
Some more describing words are shrill whistle, raging water, etc. Question 3. Find the opposites of the following word from the textbook. First is minimum speed. Minimum का opposite होता है maximum, इसीलिए maximum speed. उसके बाद है moved forward. Forward मतलब आगे बढ़ना, तो इसका जो opposite है वो है reversed, यानी कि पीछे ले जाना. Disappear. Disappear मतलब गायब हो जाना. यहाँ से हम dis हटा देंगे तो opposite बन जाएगा. Answer is appeared. क्योंकि क्वेश्चन में ed है इसीलिए हमें आंसर में भी ed लगाना पड़ेगा. This is closed. Closed का opposite है opened. Lowest सबसे कम, इसका opposite है highest. क्योंकि क्वेश्चन में भी est है तो हम आंसर में भी est लगाएंगे, अदरवाइज लो का ऑपोजिट हाई होता है. उसके बाद है क्वेश्चन 4. इन द लेसन यू विल फाइंड मेनी वर्ड्स दैट डिस्क्राइब साउंड्स लाइक whistling, roaring, breaking, crashing, raging, etc. So these are some sounds given and you have to tell me the things which are associated with these sounds. तो जैसे whistling, सीटी कौन बजाता है? तो जैसे हवा जब चलती है तो सू सू की आवाज़ आती है, जैसे सीटी चल रही है. पुलिसमैन विसल बजाता है. उसके बाद रात को जो चौकीदार आता है वो विसल बजाते हैं. सिमिलरली रोरिंग का जो साउंड है वो टाइगर का, लायन के दहाड़ने के आवाज़ से रिलेटेड है, इसीलिए रोरिंग इज रिलेटेड टू लायन. उसके बाद ब्रेकिंग, ब्रेकिंग का रिलेशन कार के ब्रेक से है, बस के ब्रेक से है, ट्रक के ब्रेक से है, मतलब कोई भी व्हीकल जब ब्रेक लगाता है और आवाज़ आती है तो उसका रिलेशन है ब्रेकिंग साउंड से. उसके बाद क्रैशिंग, जब भी कोई भी व्हीकल, कोई भी गाड़ी अचानक से एक्सीडेंट हो जाए या फिर अचानक से कहीं पे गिर जाए टूट फूट के, तो वो होता है क्रैशिंग. उसके बाद है लेट्स टॉक. यहाँ पे कुछ सिचुएशन दिया गया है. यहाँ पे फोटो में हम क्या देख सकते हैं, ये एक ट्रेन है. ट्रेन में कुछ लोग नीचे बाहर निकलने वाले हैं और ये अंकल थोड़े से ओल्ड मैन है, इसीलिए फिसल के बाहर ही गिर गए, नीचे गिर गए. क्यों? क्योंकि अंदर जाने वाले कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया, धक्का मुक्की हो गई और ओल्ड अंकल गिर गए. सो सी द पिक्चर ऑफ द पीपल क्लाइंबिंग ऑन द ट्रेन. वी नोटिस दैट मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू नॉट वेट फॉर द अदर पीपल टू गेट ऑफ द ट्रेन बिफोर बोर्डिंग इट. हम लोग कई बार ट्रेन में चढ़ने से पहले ये नहीं देखते कि अंदर से जो लोग बाहर आ रहे हैं उनको पहले बाहर आने देना चाहिए. क्योंकि क्या है, एक ट्रेन अगर निकल गई तो हम तो दूसरी ट्रेन में चढ़ जाएंगे, लेकिन जिन्हें उतरना था अगर वो नहीं उतर पाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ये कहीं और पे जाके इन्हें उतरना पड़ेगा. सो दिस कॉज इनकन्वीनियंस टू अदर्स. दूसरों को प्रॉब्लम हो जाती है इससे. क्वेश्चन 2 इज डिस्कस विथ योर पार्टनर मैनर इन विच यू कंडक्ट योर सेल्फ वाइल इंटरैक्टिंग विथ अदर्स. तो फिर ट्रेन में चढ़ने के पहले हमें किस टाइप के मैनर्स को फॉलो करना चाहिए और हमें दूसरों के प्रति कैसा बिहेवियर रखना चाहिए, हमें वो लिखना है. आई ऑलवेज टॉक पोलाइटली विथ पीपल एंड ऑल्सो हेल्प देम इन टेकिंग देयर लगेज डाउन. अगर आपके ट्रेन में भी कोई बुजुर्ग इंसान, ओल्ड मैन सफ़र कर रहे हैं तो अगर हम उनकी हेल्प करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है और ओल्ड अंकल को भी अच्छा लगता है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीडिंग अ मैप. यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है. मैप से रिलेटेड तो आपने अपने मैथ्स के चैप्टर मैपिंग योर वे में ही कर लिया है. इस मैप को देख के हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं. लुक एट द व्यू ऑफ द क्लासरूम फ्रॉम अबव. ये एक क्लासरूम का टॉप व्यू है, मतलब ऊपर से देखने पे हमें इस क्लास में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है सब नज़र आएगा. जैसे यहाँ पे डोर है, यहाँ पे एक विंडो है, यहाँ पे भी 2 विंडो है, मैडम का चेयर है, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, टीचर्स टेबल, ये बच्चों के बैठने के बेंचेस एक्सेट्रा. नाउ आंसर द फॉलोइंग. यू कैन यूज वर्ड्स लाइक फ्रंट, बैक, लेफ्ट एंड राइट. क्वेश्चन 1 इज हाउ मेनी डोर्स एंड विंडोज आर देयर इन द क्लासरूम. तो क्लासरूम में यहाँ पे एक डोर है एंड विंडोज कितने हैं, यहाँ पे 1, 2 एंड 3 विंडोज आर देयर इन दिस क्लासरूम. सो आंसर इज देयर इज 1 डोर एंड 3 विंडोज इन द क्लासरूम. उसके बाद है क्वेश्चन 2, वेयर आर द ब्लैक बोर्ड एंड द कबर्ड इन द क्लासरूम. तो ब्लैक बोर्ड देखिए कैसे है, जब हम डोर से, मेन डोर से एंटर करेंगे तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, दरवाजे के लेफ्ट हैंड साइड में दीवार की तरफ ये ब्लैक बोर्ड आएगा. और कबर्ड मुझे इस चार्ट में, इस मैप में कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है. अगर आपके टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग में कहीं पे कबर्ड नज़र आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मेरे टेक्स्ट बुक के प्रिंट में कबर्ड तो है ही नहीं. सो आंसर इज वी विल फाइंड द ब्लैक बोर्ड ऑन द लेफ्ट वॉल when we enter from the main door. Then question number 3.
हाउ मेनी रोज ऑफ डेस्क्स आर देयर इन द मिडिल एंड बैक रो। अभी हम रो किसे बोलेंगे? रो होता है लेफ्ट टू राइट जाती हुई कोई भी चीज को हम रो बोलेंगे, और कॉलम बोलते हैं ऊपर से नीचे आती हुई कोई भी वर्टिकल चीज को कॉलम बोलेंगे। तो किसी भी जगह पे रोज एंड कॉलम्स तो होते ही हैं। हमें क्वेश्चन में रोज ऑफ डेस्क इन द मिडिल एंड द बैक रो पूछा है, तो ये है मिडिल रो और ये है बैक रो। और कितने रो है? ये है एक रो, ये है दो रो। मिडिल में 2 रोज है और बैक में कितने हैं? यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। तो 2 रोज मिडिल में है और 2 रोज बैक में है। Answer we will write there are 2 rows of desks in the middle and 2 rows of desks at the back row. उसके बाद इसके ही मैप का थोड़ा एक्सटेंशन पार्ट है। There are dash trees between the classroom and the playground. अब प्लेग्राउंड तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है और ये वाला पोर्शन अगर क्लासरूम है तो इन दोनों के बीच में तो कोई ट्री नज़र ही नहीं आ रहा है। ये एक छोटा सा ट्री जैसा ही लग रहा है। सो वी कैन से दैट देयर आर, लेकिन यहाँ पे आर लिखा है, तो या तो बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, नहीं तो हमारे मैप के ड्राइंग में मिस्टेक है। देयर इज 1 ट्री बिटवीन द क्लासरूम एंड द प्लेग्राउंड। उसके बाद क्वेश्चन 2, द डैश ट्रीज लाइन द पैसेज फ्रॉम द एंट्रेंस। अब यहाँ पे देखिए ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस में आगे जाके पैसेज में स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन से ट्रीज है लाइन लगा के। सो दिस क्वेश्चन वी विल लीव एज इट इज। क्वेश्चन 3, मैनी डैश ट्रीज आर अलोंग द साइड ऑफ द प्लेग्राउंड। ये है प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड के साइड में बहुत सारे ट्रीज हैं। कौन से वाले ट्रीज? गुलमोहर ट्रीज। सो वी विल राइट देयर मैनी गुलमोहर ट्रीज आर अलोंग द साइड ऑफ द प्लेग्राउंड। उसके बाद है एक रूट मैप। यहाँ पे है अजय का हाउस। एक बच्चा है जिसका नाम अजय, उसका घर। अजय के हाउस से अगर वो अपनी दादी माँ के घर में जाना चाहता है, ग्रैंड मदर्स हाउस, तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। एक रास्ता ये है जो उसका नाम है कस्तूरबा गांधी मार्ग। वहाँ से होते हुए एक बोट क्लब में होते हुए फिर इस रास्ते को फॉलो करते हुए वो दादी माँ के घर आ सकता है, या फिर वो इस यहाँ पे अजय का रूट लिखा है, रूट मतलब रास्ता, रोड, इस डॉटेड लाइन को फॉलो करते हुए वो अपने स्कूल तक जाता है। और यहाँ पे इस ऑरेंज लाइन को यानी कि अशोक रोड को फॉलो करते हुए अपने ग्रैंड मदर के घर तक जाता है। इसके अलावा अजय के घर से एक रिंग रोड नाम का एक और रास्ता निकल के कहीं और जाता है। अब इसी मैप के ऊपर हमारे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। यूज द अबव मैप टू आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, व्हाट डज द डॉटेड लाइन ऑन द मैप शो। तो अभी हमने देखा ये जो डॉट 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 वाली लाइन है ये है अजय का रूट। इस रास्ते से जाके अजय स्कूल जाता है। The dotted line on the map shows the route from Ajay's house to his school. Question 2 है, what road would Ajay take to get to the boat club? तो यहाँ पे अजय को अपने घर से अगर बोट क्लब जाना है तो कस्तूरबा गांधी मार्ग से होके जाएगा, ये वाला रोड लेगा वो। आंसर, अजय वुड टेक कस्तूरबा गांधी मार्ग टू गेट टू द बोट क्लब। देन क्वेश्चन नंबर 3, What building is next to the picnic area? पिकनिक एरिया के नेक्स्ट में, बाजू में, पास में कौन सी बिल्डिंग है? तो यहाँ पे देखिए ये है पिकनिक एरिया, और पिकनिक एरिया के साइड में हमें क्या नजर आ रहा है? इंडिया गेट। और इंडिया गेट एक बड़ी सी बिल्डिंग ही तो होती है। सो आवर आंसर, इंडिया गेट इज नेक्स्ट टू द पिकनिक एरिया। उसके बाद है क्वेश्चन 4, What road passes बाई अजय's हाउस? अजय के घर के पास से कौन सा रोड होके गुजरता है? तो अजय के घर के पास से ये रिंग रोड होके गुजरता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट अदर वे कुड अजय यूज टू गेट फ्रॉम हिज हाउस टू हिज ग्रैंड मदर्स हाउस? तो अजय को अगर अपने घर से ग्रैंड मदर के घर जाना है तो एक तो ये वाला ऑरेंज कलर का अशोका रोड से होके वो ग्रैंड मदर के घर जा सकता है। इसके अलावा वो कौन सा रूट ले सकता है? अशोका रोड के अलावा वो इस रास्ते से भी जा सकता है, कस्तूरबा गांधी मार्ग से होकर गुजर के बोट क्लब से पार करता हुआ वो ग्रैंड मदर के घर में पहुंच सकता है। और उसके लिए हम एक पैराग्राफ लिखेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स यूज करेंगे, जैसे ही कुड गो थ्रू कस्तूरबा गांधी मार्ग, फ्रॉम दैट रोड ही कुड रीच बोट क्लब, देन ही कुड go across the picnic area, from there he could turn right,
and after walking a few steps he will reach his grandmother's house. यानी कि कस्तूरबा गांधी मार्ग में चल के बोट क्लब्स को क्रॉस करके वो पिकनिक एरिया में पहुंचेगा, फिर वहां से राइट टर्न लेगा और फिर आगे बढ़ के वो ग्रैंड मदर के घर पे पहुंच जाएगा। उसके बाद आपके बुक में एक और मैप है और पूछ रहे हैं हाउ पीपल यूज टू सेंड मैसेजेस इन ओल्डन डेज। पुराने दिनों में लोग पिजन्स का इस्तेमाल करते थे, कबूतरों का इस्तेमाल करते थे अपने लेटर्स एक जगह से दूसरे जगह भिजवाने में। एंड हाउ दे सेंड देम नाउअडेज। आजकल हम इंडियन पोस्ट ऑफिस की मदद लेते हैं, अपने लेटर्स पोस्ट करते हैं या फिर जल्दी मैसेज करना हो तो फ़ोन कर देते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, ईमेल करते हैं। इस तरीके से हम अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। देन सम क्रिएटिव राइटिंग। सी द पिक्चर, ट्रैवल टाइम बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग। वेयर डू यू गो फॉर एन एक्सकर्शन ऑन हॉलीडे। तो अगर आप भी किसी तरीके के हॉलीडे में या फिर एक्सकर्शन में गए हो तो उसके बारे में लिखो। लाइक आई हैव लास्ट ईयर आई वेंट टू जम्मू एंड कश्मीर for an holiday. With whom did you go? I went there with my parents. What did you take with you? I took warm clothes and many dry foods with me in my holiday. What was the first thing you saw when you reached your destination? तो जम्मू कश्मीर में हाउस बोट बहुत फेमस है. So I can write that I saw many houseboats in Dal Lake when I reached my destination. What did you like the best about the place? I like the beautiful scenery and beautiful weather of Jammu and Kashmir. How long did you stay there? We stayed there for 3 days. What did you miss about home? I missed home cooked food. क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं होटल का खाना तो चलो कुछ दिनों के लिए हम खा लेते हैं, लेकिन घर में हमारी माँ का बनाया हुआ खाना हम बहुत मिस करते हैं. So this kind of thing आप अपने खुद के एक्सपीरियंस से लिख सकते हैं. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2. Make sentences using any 2 new words which you have learned in this lesson. तो हमारे इस लेसन में बहुत सारे न्यू वर्ड्स थे. जैसे एक था सस्पेंशन ब्रिज, एक ऐसा ब्रिज जो झूलता हुआ नजर आता है. तो उसके ऊपर हम सेंटेंस बना सकते हैं. I felt excited and scared to cross through the suspension bridge. दूसरा एक और हमने पढ़ा था रेजिंग वाटर, यानी कि पानी का स्पीड इतना ज़्यादा था मानो पानी गुस्सा दिखा रही है अपना. तो उसी तरीके का एक और वर्ड मैंने यहाँ पे लगाया रेजिंग बुल. तो रेजिंग वर्ड है हमारे लेसन से और उससे मैंने पूरा किया रेजिंग बुल लिख के. अ ब्रेव बॉय अलॉन्ग विथ हिज एल्डर सिस्टर रेस्क्यूड अ चाइल्ड फ्रॉम अ रेजिंग बुल. इस तरीके से हम एक सेंटेंस में इसको बना सकते हैं. क्वेश्चन 3. Which do you think would be more fun, traveling by aeroplane or sailing on a ship? तो इसका आंसर तो आप खुद ही बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है, एरोप्लेन में ट्रैवल करके टॉप व्यू का नज़ारा लेना या फिर शिप में ट्रैवल करके पानी, लहरें और पानी के सी एनिमल्स का मज़ा लेना. मुझे तो पर्सनली सी में ट्रैवल करना ज़्यादा मज़ा आएगा. आई थिंक ट्रैवलिंग ऑन अ शिप वुड बी मोर फन बिकॉज traveling in the middle of the sea would be a lot of fun and also I would be able to see a lot of sea animals जैसे dolphins, शायद sea horse या फिर starfish भी नजर आ जाए मुझे बीच पे. Then question number 4. Look at the उसके बाद है क्वेश्चन 4. Look at the following words. Troop of soldiers, swarm of bees, team of players, litter of puppies, fleet of ships, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स. यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक वर्ड है जैसे सोल्जर्स, बीज, इनमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग मिलके सोल्जर्स बनते हैं, बहुत सारी मधुमक्खियाँ इसलिए बीज हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं क्रिकेट खेलते हुए इसलिए प्लेयर्स हैं. लेकिन इनको जब हम एक ग्रुप में बोलेंगे उसे हम एक नाम देते हैं ग्रुप का. तो जैसे बहुत सारे सोल्जर्स अगर हमें जाते हुए नजर आएंगे, सो वी विल नॉट से आई हैव सीन मेनी सोल्जर्स वॉकिंग ऑन रोड. हम बोलेंगे कि आई हैव सीन ट्रुप ऑफ सोल्जर्स वॉकिंग ऑन रोड. और इसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. और कलेक्टिव नाउन्स के ऊपर ही हमारे अगले कुछ क्वेश्चंस हैं. फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग ग्रुप वर्ड्स फ्रॉम हियर. नंबर 1. द ट्रेवलर्स रेस्टेड अंडर द डैश ऑफ ट्रीज. तो वैसे तो हम शेड ऑफ ट्री लिखेंगे लेकिन यहाँ पे ट्रीज है, देखिए बहुत सारी पेड़ों की छाया, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लम्प ऑफ ट्रीज. द ट्रेवलर्स रेस्टेड अंडर द क्लम्प ऑफ ट्रीज. तो बहुत सारे पेड़ों की छाया, उसे हम कलेक्टिव नाउन में बोलते हैं क्लम्प. दूसरा वाला है
द डैश सैंग ब्यूटिफुली, बहुत सारे लोग जब एक साथ गाना गाते हैं हम उसे बोलते हैं कॉयर। जैसे आपके स्कूल में भी कॉयर होगा, जो असेंबली प्रोग्राम में एक ग्रुप बना के स्टेज के ऊपर खड़े रहते हैं और सारे असेंबली प्रोग्राम्स को कंडक्ट करते हैं, प्रेयर गाते हैं, नेशनल एंथम गाते हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं कि द कॉयर सैंग ब्यूटिफुली। उसके बाद द डैश ऑफ फ्लावर्स वॉज लाइंग ऑन द टेबल। फ्लावर्स को जब हम बोलते हैं, फूलों का गुच्छा बोलते हैं, तो गुच्छे को इंग्लिश में बोला जाता है बंच। द बंच ऑफ फ्लावर्स वॉज लाइंग ऑन द टेबल। उसके बाद है नंबर 4, द गर्ल लुक्ड अप एट द डैश ऑफ स्टार्स। बहुत सारे स्टार्स जब एक साथ हमें नजर आए तो हम उसे गैलेक्सी ऑफ स्टार्स बोलेंगे या फिर हम उसे क्लस्टर ऑफ स्टार्स बोलेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन 5, द डैश ऑफ रॉबर्स एस्केप्ड। बहुत सारे चोर जब एक साथ होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे द बैंड ऑफ रॉबर्स एस्केप्ड। उसके बाद है आखिरी वाला, द हंटर शॉट एट द डैश ऑफ बर्ड्स। चिड़िया जब एक साथ जाती है तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स हम बोलेंगे उसको। बहुत सारे बर्ड्स जब झुंड में उड़ती है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, उसके ऊपर हंटर ने बंदूक की गोली चलाई। उसके बाद हम थोड़े से एक्शन वर्ड्स पढ़ेंगे। एक्शन वर्ड्स वो होते हैं जो एंडिंग में ली जोड़ के बनाया जाता है। नाउ रीड द फिल इन द ब्लैंक्स। द गर्ल स्लेप्ट डैश। यहाँ पे साउंड शब्द लिखा है, साउंड में हमें ly ली ऐड करना है और फिर यहाँ लिखना है। हम क्या लिखेंगे, द गर्ल स्लेप्ट साउंडली। उसके बाद द चिल्ड्रन फिनिश्ड देयर वर्क। यहाँ पे क्विक लिखा है, क्विक, तो क्विक में हम ली लगाएंगे, वो बन जाएगा क्विकली। द ओल्ड मैन शाउटेड डैश। यहाँ पे लिखा है लाउड, लाउड में हम ly ली लगा देंगे, बन जाएगा लाउडली। द मैन शाउटेड लाउडली। उसके बाद है द बॉयज प्लेड डैश में क्वाइट प्लस ली लगाना है, तो वो बन जाएगा क्वाइटली। द बॉयज प्लेड क्वाइटली। उसके बाद है डू योर वर्क डैश, ब्रैकेट में नीट है, नीट प्लस ly ली बन जाएगा नीटली। डू योर वर्क नीटली। आई कैन डू द सम डैश, इधर ब्रैकेट में है ईजी। अब ईजी में जब हम ly ली लगा देंगे तो ये जो y है ये I बन जाएगा और वो वर्ड बनेगा easily, EASILY। आई कैन डू द सम easily। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वुड यू लाइक टू विजिट व्हेन यू ग्रो अप। तो ये भी आपको अपने मन से ही लिखना है कि आपको कौन से कंट्री में जाने का मन है जब आप बड़े हो जाएंगे। यू कैन मेक अ प्रोजेक्ट बाय ड्राइंग और पेस्टिंग। नंबर 1, a map of that country, its national flag, stamps of that country, its currency, and some famous monuments or landmark of that country. So for example, अगर आपको मान लीजिए यूनाइटेड किंगडम्स में जाने का मन होगा, लंदन में मान लीजिए जैसे, तो यूनाइटेड किंगडम का नेशनल फ्लैग कुछ ऐसा होता है, उसकी करेंसी पाउंड स्टेरलिंग होती है, और फेमस मॉन्यूमेंट की अगर हम बात करें तो स्टोन हेज नाम का एक जगह है जो बहुत ही फेमस है वहाँ पे, तो लोग यहाँ पे इसे देखने जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू योर कंट्री वॉट एवर यू राइट, आपको उस कंट्री का नेशनल फ्लैग, मैप ऑफ दैट कंट्री, करेंसी और उसके फेमस मॉन्यूमेंट्स और लैंडमार्क लिखने हैं। उसके बाद है क्वेश्चन 2, डू यू नो दैट देयर आर 7 वर्ल्डर्स इन दिस वर्ल्ड। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, तो हमें हमारे इस लास्ट टेबल में इनको लिखना है, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द कंट्रीज टू वेयर इट बिलोंग्स टू। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के लिस्ट आपको मिलेंगे, बट अकॉर्डिंग टू द अपडेटेड न्यूज़ जो मुझे जितना पता था मैंने उस हिसाब से इस टेबल को भरा है। तो जैसे ताजमहल इंडिया में ही है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चाइना में ही है, उसके अलावा रोमन कोलोसियम ये है इटली में, माचू पिचू ये है पेरू में, ये है ब्राज़ील में, पेट्रा है जॉर्डान में, उसके बाद चिचेन इट्जा है मैक्सिको में, और यहाँ पे है इन सब के फोटोग्राफ्स। आप इस स्लाइड को यहाँ पे पॉज करके हर एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड को ध्यान से देख सकते हैं। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस वेरी वेल। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन या डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और बाकी सभी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे अगले वीडियोस के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग सेशन एंडिंग फाइनल एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।
Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.